बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई और मैं हूँ शिराज खान। आज दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल अमेरिका वाशिंगटन से मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायानाज सीनियर तरीन साफ़ी शाहीन सबाई साहब ने। क्योंकि एक नस्ल जवान हो चुकी है, बहुत सारी बीच में गैप आ गया है। और मैं तो वो साफ़ी हूँ कि शाहीन सबाई साहब अमेरिका जब भी अभी गया तो इनके हाथों पर बोसा दूंगा, चूंकि इनके कॉलम इतने खूबसूरत होते थे कि इनसे रोशनी लेकर मैं भी कॉलम नवीस भी बन गया और तजिया निगार भी बन गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत आपने कॉल किया, मेहरबानी। शाहीन सबाई साहब दी न्यूज इंग्लिश अखबार के एडिटर रह चुके हैं, ARY न्यूज नेटवर्क के हेड रह चुके हैं और इसके अलावा इस वक्त वाशिंगटन में और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। और जो आजादाना राय होती है, जो सही बात होती है वो करते हैं, बजाय ये कि किसी का माउथ पीस बनने के बजाय जो हकीकत होती है वही बयान करते हैं। अच्छा, सवालात तो बहुत सारे हैं शाहीन सबाई साहब। चूंकि पाकिस्तान में तस्वीर इतनी गुंजलक हो गई है, इतनी धुंध छाई हुई है कि पता ही नहीं लगता कि कहाँ से चीजें शुरू करें, सवालात कहाँ से शुरू करें। लेकिन आपके पास तो खैर माशाल्लाह इस हवाले से मालूमात भी होती है और वहां पर बैठे हुए हैं जहाँ दुनिया का नक्शा भी बदलता है, नए मुल्क बनते हैं, नई हुकूमतें तब्दील होती हैं, नई बनती हैं। तो पाकिस्तान तो इन भाई अमेरिका को, अमेरिका के की बात करें तो पाकिस्तान की हमेशा हुकूमतें, इक़्तिदार तो वहीं से मेरे ख्याल में आता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक वो ट्रेनिंग जो है हमारी वहीं से होती है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अदलिया के साथ जो हुकूमत ने माज़-ए-राई सर्च शुरू कर रखी है, उसके नतीजे में क्या कोई मार्शल लॉ की राह हमवार हो सकती है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत सी बातें आपने की। सिचुएशन हमारी इतनी कंफ्यूज है, गुंजलक जिसे आपने कहा, गुंजलक एक बड़ा सही लफ्ज है। उलझाव इतना ज्यादा है कि किसी एक इदारे के और किसी एक पार्टी के, किसी एक इंस्टीट्यूशन के बस में नहीं है इसको ठीक करना। अभी इस हद तक हम पहुंच गए और ये तो आपस की जो लड़ाई है वो तो है ही है, और जो इकोनॉमी और मुल्क का जो हशर हो रहा है वो तो नीचे कुएं में गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं। उसको कोई अभी संभालने वाला नहीं है। मगर जो आपका स्पेसिफिक सवाल है कि ये जो अदलिया के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है, देखिए, नून लीग का हमेशा से ये आप इनकी आदत कह लें, ट्रेडिशन कह लें, इनकी पॉलिटिक्स कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, जो भी आप नाम दें, ये हमेशा जब भी इनको मौका मिलता है तो ये ताकतवर इंस्टीट्यूशन से लड़ाई करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। फौज को कई दफा इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, अदलिया को इन्होंने कई दफा ऐसा करने, कई दफा कामयाब हुए, कई दफा कामयाब नहीं हुए। और जब ये फंस जाते हैं तो फिर ये वो जो एक जिसे कहते हैं ना, वो जो कोने में फंस जाए जो बिल्ली, फिर वो गुस्से में आके अटैक भी करती है, पंजे भी मारती है, काटती भी है, गाली गलौज भी करती है। वो उस तरह की सिचुएशन अब इनकी फंस गई, क्योंकि ये अब चारों तरफ से इनको मुसीबत पड़ गई है कि कहीं से इनका रास्ता निकल नहीं रहा। बहुत से गलत इन्होंने फैसले किए, जो जल्दी में कर लिए, हुकूमतें ले ली कि जी वजीर आजम बन जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। वो बड़ा मजा क्या आया कि वो उल्टा सारा का सारा उनके गले में पड़ गया आके। अब ये इस पोजीशन में ये ले आए कि जी अब अदलिया के सामने खड़े हो गए आके, और अब अदलिया से डायरेक्ट जंग शुरू कर दी है। आज मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने कोई रेफरेंस वगैरह भी फाइल कर दिया है और चीफ जस्टिस के खिलाफ। अब उसका क्या इम्प्लीकेशन होगी लॉयर्स बता सकेंगे, लेकिन एक जो उसमें लिखा था कि अगर रेफरेंस फाइल हो गया तो चीफ जस्टिस ने तो फिर डिसाइड करना है कि ये रेफरेंस कब टेकअप करना है, कब सुना जाएगा, कब उसकी हियरिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तो अब डायरेक्टली उन्होंने अपील की है जनाब हमारे बंदियाल साहब से कि जी आए सर, आए और खुदकुशी कर लें और बस आप को हम दफन कर देते हैं। ये नहीं, इस तरह की बात है। मगर ऐसा
अगर वो रेफरेंस शुरू हो जाता है हियरिंग, तो फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है वो उसकी एज ए चीफ नंबर 2 जो है वो डिफेक्टो हो जाएंगे। ये चीफ जस्टिस। लेकिन अभी रेफरेंस सदर साहब अलवी साहब चूंकि मुखालफत पे चल रहे हैं, तो अभी वो रेफरेंस भी भेजेंगे, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है। मैंने अभी एक मैसेज देखा था कि रेफरेंस उन्होंने फाइल कर दिया। अब अगर कर दिया है और वो प्रेसिडेंट साहब ने अगर भेज दिया है उनको, तो फिर तो एक अलग सिचुएशन है। प्रेसिडेंट साहब शायद इतनी जल्दी तो ना भेजे, क्योंकि वो तो फिर एक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना ऐलान जंग कर दिया। ठीक, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। अब देखिए, आपका पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ी हुई है, पार्लियामेंट का कोई हशर नहीं है आपका। मैं ये बता रहा था कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का हाल क्या है इस वक्त, खड़े कहाँ पे। बेसिकली जो 3-4 बड़े इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट तो बिल्कुल निकम्मी है, बेकार है, उसका तो कोई ना पूछने वाला है ना सुनने वाला है, उसका कोई हैसियत नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सब, पार्लियामेंट का तो कोई असर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने और अदलिया ने जो ये स्टैंड लिया, वहां पे इन्होंने लड़ाई करा दी है बिल्कुल डायरेक्ट। और अब आपस में वो पता नहीं उसका असर क्या होगा। रह गया एक इदारा जो कि फौज का है, उसमें बड़ी जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत खबरें आ रही है कि जी बहुत नहीं, 2 महीने हो गए, 2 महीने तकरीबन होने वाले, कोर कमांडर्स की मीटिंग अभी तक नहीं हो सकी। उनके समझ में नहीं आ रही कि जी वो चीफ साहब जो है वो अभी तक, मैंने, आपने शायद सुना हो तो सुना हो, मैंने अभी तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुंह से एक लफ्ज टीवी पे या माइक पे या किसी जगह तकरीर करते हुए या बोलते हुए अभी तक मैंने नहीं सुना। अब ये एक सिचुएशन आप देख लें। और अंदर की कहानी है तो बहुत से लोग बहुत सी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन वो छोड़े उनको। जो मैं देख रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। इस हालात में आपने सुप्रीम कोर्ट में भी एक रफड़ डाल दिया। आईएमएफ की जो बात है वो अभी तक मामला हुआ नहीं, तो वो उस पर बाद में भी बात करते हैं। लेकिन ये कि इस सिचुएशन में मतलब मुल्क का तो हो गया है पूरा का पूरा एक कोलैप्स जिसे कहते हैं ना। और तो मार्शल लॉ की कोई। हाँ जी, अब मैं हाँ, आता हूँ मार्शल लॉ की तरफ। इन हालात में आपने कहा कि जी मार्शल लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, या एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है उसकी। चूंकि देखिए, सस्टेनेबल हो सकता है मौजूदा हालात में, जो जिस तरह के हमारे मार्शी हालात। मेरा ख्याल है कि कोई पागल का बच्चा होगा जो अगर मार्शल लॉ लगाए। इसलिए इसलिए कि अभी भी तो मार्शल लॉ ही है सर। अभी मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ प्लस हुकूमत है, मार्शल लॉ प्लस सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मार्शल लॉ प्लस पार्लियामेंट है, मार्शल लॉ प्लस हर चीज है इनके पास। इकोनॉमी उनके कंट्रोल में, जैसी भी है उनके कंट्रोल में, हर चीज उनके पास है, उनका ऑर्डर चल रहा है। जब मार्शल लॉ आप फर्ज कीजिए आप लगा लेते हैं, तो एक तो इमरान खान साहब और पॉलिटिकल वो तो ज़्यादा मानेंगे नहीं, और इन लोगों को भी एक रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का और जाके गालियां देने का मार्शल फौजियों को। तो ये पॉलिटिकल पूरे के पूरा जो सारे ग्रुप्स हैं वो सब फौज के ऊपर मिलके तो शुरू कर देंगे। तो फौज वाले इतनी हिम्मत कहाँ से लाएंगे, और उनके पास कौन से वो गिदड़ सिंगी है जी वो चला लेंगे। दुनिया आपकी नहीं मान रही। आपको याद हो आईएमएफ ने ये कहा था कि जी हम साइन नहीं करेंगे जब तक आप तमाम पार्टी से लिखवा के ना लाए कि वो सब एग्री करते हैं, जिसमें अच्छा, उस पे भी आते हैं सर। लेकिन ये मुझे, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा जो माशी हालात हैं या सियासी हालात हैं, क्या आलमी सतह पर पाकिस्तान की आर्मी की वो जरूरत नहीं रही जिस तरह अफगानिस्तान में हमें 2 दफा हमारी जरूरत थी, वहां पर जिया-उल-हक के दौर में अमेरिका को हमारी जरूरत थी, अतादियों को हमारी जरूरत थी, तो जिया-उल-हक का मार्शल लॉ 11 साल तक चला। अच्छा, इसी तरह मुशर्रफ साहब जब आए तो 9/11 का वाकया हो गया और अमेरिका को हम फ्रंट लाइन स्टेट बने, हमारी जरूरत रही।
अभी कोई ऐसे हालात नहीं है कि किसी जानब से भी, ना अवाम जो है वो उसकी जानब से, और ना ही हमारे माशी हालात हैं, और ना ही आलमी सतह पर मार्शल लॉ की कहीं से कोई सपोर्ट किसी जगह से मिल सकती है पाकिस्तान की आर्मी की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस बात पर एग्री हैं, या आपका भी यही नुक्ता नजर होगा कि इस वक्त मार्शल लॉ की अफरा तफरी तो है, लेकिन मार्शल लॉ के एक्सेप्टेंस नहीं है और ना इकानमी है, और इस वजह से सस्टेनेबल भी नहीं है, आलमी सतह पर कोई पेशराई भी नहीं मिलेगी हमें। देखिए, मार्शल लॉ लगता है जब आप आपके आप 2-3 दफा मार्शल लॉ लगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ लगा। जी ये नहीं हुआ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कहा होगा जी हमारी जान बचाने के लिए आप मार्शल लॉ लगा लें। ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ एक और सर सवाल बनता है। अच्छा, अदलिया तो इन्होंने तकसीम कर दी, 97 में भी तकसीम कर दी थी, मुस्लिम लीग नून आई, और अभी एक क्लियर कट जैसे आपने कहा कि कोर कमांडर की मीटिंग भी नहीं हो रही है। जो आर्मी चीफ है वो जनरल बाजवा की लेगेसी को ही लगता है कि वो आगे लेके चल रहे हैं, और मुंह से एक लफ्ज भी वो नहीं बोले हैं। तो ऐसा तो नहीं है सर कि इन इन हालात में जो देख रहे हैं, क्योंकि 2011 से 2018 तक की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ज्यादातर लोग जो अफवाज पाकिस्तान से रिटायर्ड थे या सर्विंग मेन एंड वुमेन इन द यूनिफॉर्म है, उन्हीं की औलादें जो है इस सारे इस तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता खुदा न खास्ता कि कोई लावा फौज के अंदर भी ऐसा पक रहा हो कि हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की तकसीम नजर आई वो फौज में भी कहीं हो, तो फिर हमारा रह क्या जाएगा सर? ये बात बहुत बिल्कुल पॉसिबल है ये, क्योंकि देखिए आखिरी हरबा इनके पास फौज है। और फौज के अंदर एक बात मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि फौज की जो फैमिलीज हैं वो बिल्कुल डिवाइडेड है। मतलब 50-50 अगर कहें तो बहुत कम होगा, 60-40 70-30 डिवाइडेड है कि फैमिलीज और उनके बच्चे और रिटायर्ड लोग और सर्विंग लोग, वो सारे के सारे वो ये इससे एग्री नहीं करते, ये जो जर्नल्स कर रहे हैं जो टॉप पे बैठे हुए, वो कुछ जर्नल्स हैं, ये सारे नहीं है। तो ये लावा अगर अंदर से फट गया, और ये भी हो सकता है कि कोई पागल उठ के खड़ा हो जाए और कुछ और उल्टा सीधा काम कर दे, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब डेस्परेशन इतनी ज्यादा है और आप कुछ कर नहीं रहे और आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि जी ये ठीक होगा, आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते। अब आप क्या करेंगे? इन लोगों से करेंगे, ये जो भाग रहे हैं छोड़ के। पीडीएम वाले तो कहते हैं कि जी हमें किसी तरह खुदा के वास्ते निकालो यहाँ से, हमें धक्का दो ताकि हम जाके शहीद बन जाएं और फिर जाके इलेक्शन लड़े। तो वो धक्का देने वाला कोई नहीं है उनको। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आप हट जाएं, हम हमें दें। इनको समझ नहीं आ रही, अदालत ने आके फैसला कर दिया, अदालत का फैसला इंप्लीमेंट कौन करेगा, इनको समझ नहीं आ रही। फौज वालों को कुछ समझ नहीं आ रही कि जी हम करें तो क्या करें, जाएं तो जाएगा, बड़ी मुश्किल में है। और इस सिचुएशन में अगर कोई ये समझता है कि मैं डंडा लेके आ जाऊंगा और संभाल लूंगा, मुमकिन ही नहीं है सर, मुमकिन ही नहीं। ना दुनिया एक्सेप्ट करेगी और ना पाकिस्तानी एक्सेप्ट करेंगे और ना फौज के अंदर फैमिलीज एक्सेप्ट करेंगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा सीरियस इस वक्त क्राइसिस है आपके पास। तो जनरल बाजवा की लेगेसी फिर किसी मायदे के तहत या लंदन प्लान के तहत, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, वही चल रही है पॉलिसी ठीक? इनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क तबाह हो रहा है? और फिर अदारे के बारे में खुदा न खास्ता सर हमारे पास रह क्या गया है? जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता फौज के अंदर तकसीम नजर आ गई और तो फौज हमारी तकसीम होगी, तो फिर हमारे पास तो सर कुछ भी नहीं रहा, चूंकि एक ही अदारा इतना मजबूत था, और अदारे की साख को जिस तरह नुकसान पहुंचा है, उसको अनडू करने के लिए फिर क्या करना चाहिए मौजूदा चीफ को और मौजूदा असरी क़यादत? देखिए, जनरल आसिम मुनीर जब आए थे तो लोगों ने कहा था कि ये वो जनरल बाजवा साहब चले गए तो अब इनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए कि जी वो जो कुछ गलत काम करके गए, पहले वो उनको समझ ले कि क्या हो रहा था, और फिर वो उसको करेक्शन की तरफ लेके जाए। अब वो उन्होंने या तो समझने में इतनी देर कर दी है, या वो इतने कंप्रोमाइज्ड हैं, या वो इतने कोई कमिटमेंट्स करके आए हैं, या कोई वो ब्लैकमेल उनको कोई कर रहा है, या वीडियोस और ऑडियोज और पता नहीं क्या क्या कहानियां चल रही हैं दुनिया में। तो उनमें अगर एज एन आर्मी चीफ ही इज ऑल इन ऑल, ही
ऑल पावरफुल, अगर वो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको टैकल कर सके, तो देन द आर्मी इटसेल्फ, आर्मी में भी देखिए हाई कमांड होती है, आर्मी में भी थिंक टैंक्स होते हैं, आर्मी में भी सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, तो साथ के अपने बराबरी के लोग होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं। ये कोर कमांडर्स का मीटिंग में होता भी यही है कि वो बैठ के फिर डिस्कशन करते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं, वो और बाहर नहीं आती लेकिन ओपन डिस्कशन करते हैं। अब ये होता है कि घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के 2-2 4-4 जनरल तो बैठ के बातें करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि ये उनसे कहे कि भाई ये बस बहुत हो गया, अब ये इसको रोकें यहाँ पे। और मेरा ख्याल है वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है कि कोई ना कोई उठ के कहेगा। मैंने तो एक सजेशन लिख के भी दिया था और बार बार ये कहा भी है कि जी एक जनरल साहब ऊपर बैठे हैं आसिम मुनीर साहब के, जो कि उनके बराबरी के रैंक के हैं, जो उन्हीं के साथ ही प्रमोट हुए थे, वो चीफ भी हैं उनके, एक तरह से सीनियर पोजीशन पे हैं, जनरल शमशाद साहिर साहब। वो कह दें कि जी आप जरा 2-4 हफ्ते के लिए साइड पे हो जाए, बीमारी का कर ले, हज करने चले जाए, कुछ करें, मुझे कंट्रोल करने दें, ये इसको सिचुएशन को, टेम्परेचर को नीचे लाने दें, आप इसको नहीं कर रहे। और फिर वो नीचे आके और ये कुछ जो चीजें करेक्शन जो करनी है जो बाजवा साहब की, वो करें, तो ये मामला फिर टेम्परेचर कूल डाउन होने शुरू होगा। लेकिन अगर ये फौज अपने अंदर से नहीं करती है काम और नीचे से कोई उठ के ऊपर से कोई इरप्शन हो जाता है, तो वो बहुत खतरनाक होगा और वो अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, बिल्कुल। और उसके लिए अब बहुत टाइम नहीं है आपके पास, बहुत टाइम इज रनिंग आउट वेरी फास्ट। अच्छा, अभी आप इस सेगमेंट के अंदर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन शाहीन सबाई साहब, जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने। एक तो जो आईएमएफ ने हमें बिल्कुल झंडी दिखा दी है, लगता यही है कि उनको पता चल गया कि पैसे कोई नहीं हमारे दे रहा। इस बारे में आपकी राय जानेंगे। और साग डालर साहब जो है वो अमेरिका जा रहे थे, तो अचानक पता चला कि बस नहीं नहीं जा रहे। इसकी क्या तफसीलात है? और इसके अलावा जो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में एक महवर मरकज है, उसके बारे में अमेरिका क्या सोचता है और दुनिया क्या सोचती है, और वहाँ की पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया कि या नहीं? और फिर ये भी देखेंगे कि इलेक्शन जो है वो आप बहुत सून आप यानी हम देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शन होंगे। चूंकि मुझे आपसे ये भी पूछना है कि जनरल इलेक्शन होंगे या ये जो 90 दिन के मई में 14 मई के इलेक्शन है ये होंगे। ये दूसरे हम सेगमेंट में से बहरहाल इस एपिसोड से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।